साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी एंड के एकेडमी में। मैं हूं आपका दोस्त दांगी सर और आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु और ये है हमारी ऑनलाइन क्लास का 6वां वीडियो। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ी सी बातें आपसे। पहला निवेदन, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरीज है या आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको सारे वीडियो आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। साथ में आप जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। एक और निवेदन हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ 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 आप हमारे ये वीडियो है इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि होता ये है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेट का यूज़ तो करते हैं लेकिन उन्हें एक्चुअल में नहीं पता है कि व्हाट्सअप जो हमारा यूट्यूब है इसके ऊपर भी पढ़ाई की जा सकती है और वो अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं। यकीन मानिए वो आपके बहुत थैंकफुल होंगे यदि आप इसको शेयर करते हैं। शेयर करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये नीचे जैसे अभी आप कंप्यूटर पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर एक शेयर का बटन होगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे पॉपअप आ जाएंगे, तो वहाँ पर अपनी फेसबुक पर या जिस ग्रुप में आप हैं, फेसबुक के बहुत सारे आप ग्रुप में होंगे या फिर आपकी टाइमलाइन पर, सब जगह इसको मैक्सिमम जगह आप अपलोड करें और इसे शेयर करें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें आपका कुछ चार्ज भी लगेगा लेकिन उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है जो कि इसको देखेंगे। अगला है, यदि आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो यहाँ पर इसको मोबाइल पे आप शेयर का बटन दिया हुआ है तो यहाँ से आप इसे शेयर कर सकते हैं और कम से कम 4 से 5 जगह इस वीडियो को आप शेयर करें। यही आपका कंट्रीब्यूशन हम समझेंगे, क्योंकि हम आपको इसके अलावा और कोई चार्ज आपसे नहीं वसूल रहे हैं। इन वीडियोस को ये पूरी तरह से फ्री हैं और आगे भी पूरी तरह से फ्री रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, नीचे सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कंप्यूटर से देख रहे हैं तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हमारी जो डी एंड के अकेडमी की वेबसाइट है आप उसको जरूर सर्च करें, DKMPPSC.com। ये MPPSC को के लिए पूरी तरह से समर्पित वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टाइमर लगा हुआ जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2017 होने वाली है उसको ये शो करता है कि कितना समय उसमें अब शेष बचा है। साथ में इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया, तो एक बार इसे आप जरूर देखेंगे। इसके अलावा दो वीडियो चैनल हमारे यूट्यूब पर और हैं। एक है अमेजिंग वर्ल्ड करके नाम से, आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को देख सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसमें हमने खासकर साइंस के बारे में और भारत के बारे में और माइंड के बारे में बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको बनाए हैं, ताकि आप जिनको देखेंगे तो संभवतः आप शॉक हो जाएंगे। तो ये वीडियो भी जरूर, आप ये चैनल भी जरूर देखें, इसको सब्सक्राइब करें। एक और चैनल है हमारा टेक दांगी जी जो चैनल है, इसके अंदर हमने टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं उससे संबंधित आपको अपडेट करवाते रहते हैं। व्हाट्सअप, फेसबुक, कंप्यूटर, मोबाइल, एंड्रॉइड मोबाइल, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छी वीडियो मिल जाएंगी। तो इसको भी आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, यहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी बात प्रारंभ करते हैं। हमारी बात है जलवायु के संबंध में। मध्य प्रदेश की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट होता है मध्य प्रदेश की जलवायु को समझना, क्योंकि जलवायु वो कारक होता है जिसके द्वारा किसी भी देश या प्रदेश की कृषि और वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तरीके से निर्भर करती है। तो चलिए मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने से पहले या स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु का प्रकार क्या है। देखिए, ये प्रश्न परीक्षाओं में आया है। इवन 2016 MPPSC में ये प्रश्न पूछा गया तो मध्य प्रदेश की जलवायु का प्रकार क्या है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है। मानसूनी, देखिए मानसूनी प्रकार की जलवायु एक प्रकार होता है मानसून जो कि गर्म जो हमारी वर्षा ऋतु उसमें बारिश करवाता है उसके लिए जिम्मेदार होता है मानसून। तो वो एक प्रकार होता है मानसून जलवायु का। जब हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तो इसमें बहुत विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग इसकी बता देता हूँ कि मानसूनी प्रकार की जलवायु में क्या होता है। तो समुद्र से जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ जल लेके आती हैं और पानी लेके आती हैं और वो वर्षा करती है। तो ये जो वर्षा कहलाती है या जो जलवायु कहलाती है मानसूनी प्रकार की जलवायु कहलाती है। इसके अलावा इसको समशीतोष्ण जलवायु भी कहा जाता है मध्य प्रदेश की, क्योंकि हमारा जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हम रहते हैं। इसलिए उष्णकटिबंधीय जलवायु या मानसूनी जलवायु या समशीतोष्ण जलवायु तीनों एक ही चीज़ के नाम है और तीनों में कोई अंतर नहीं है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश के जो जलवायु क्षेत्र हैं। जलवायु क्षेत्र मध्य प्रदेश को 5-6 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट जो जलवायु क्षेत्र है वो है मालवा का पठार। मालवा के पठार की यदि आप बात करेंगे तो ये क्षेत्र जो लगभग आता है ये मालवा के पठार में आता है। पहला है मालवा। अगर मालवा के पठार की बात करें तो ये जो गर्मी में होता है सामान्य गर्म होता है, नॉर्मल गर्म होता है, और सर्दी के अंदर ये
सामान्य ठंडा होता है, बहुत सम जलवायु है यहाँ की, सामान्य ठंडा। दूसरे की बात करें, दूसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदानों की बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये उत्तर के मैदानों के अंदर ही पड़ता है। ये है नंबर 2, उत्तर का मैदान। उत्तर के मैदान की हम बात करें तो उत्तर का जो मैदान होता है वो अधिक गर्म है। इसकी जो विशेषता है वो गर्मी में अधिक गर्मी होता ही है और सर्दी में अधिक सर्दी। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसको समझना। ये जस्ट अपोजिट है मालवा के पठार के। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र। विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र, इस क्षेत्र में लगभग विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है, जो कि तीसरे नंबर पे आता है। विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र, विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र। और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र ये कम गर्म होता है और साधारण ठंडा होता है। गर्मी में ये कम गर्म होगा और सर्दी में साधारण ठंडा होगा, साधारण ठंडा ये होता है। चौथा जो क्षेत्र है वो है नर्मदा घाटी का क्षेत्र। नर्मदा घाटी का क्षेत्र जो है वो ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये नर्मदा घाटी का क्षेत्र कहलाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला क्षेत्र है जो है, ये अधिक गर्म होता है लेकिन साधारण ठंडा। नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है ये है अधिक गर्म। जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन जब ठंड आती है तो ये साधारण रूप से ठंडा हो जाता है। पांचवा क्षेत्र जो है ये है बघेलखंड का क्षेत्र। ये है पांचवा, बघेलखंड का पठार। ये भी नर्मदा के बिल्कुल सेम है। गर्मी में जो होता है ये अधिक गर्म होता है और शीत ऋतु में सामान्य रूप से ठंडा होता है। छठवां जो क्षेत्र है वो ये वाला क्षेत्र बचता है, जो कि सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है। छठवां जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र। वैसे मध्य प्रदेश को वैसे जलवायु क्षेत्रों में 5 में ही बांटा गया। मालवा, उत्तर का मैदान या पर्वतीय क्षेत्र दोनों एक साथ आ जाते हैं, नर्मदा का और बघेलखंड का, इस तरह से 5 भागों में बांटा गया है। तो जो सतपुड़ा का जो क्षेत्र होता है वो साधारण गर्म होता है और साधारण ही ठंडा, मालवा के पठार के समान होता है, साधारण गर्म और साधारण ठंडा। तो ये थी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की ऋतुओं के बारे में। मध्य प्रदेश में बेसिकली तो 3 ही ऋतुएं पाई जाती है, लेकिन बीच में एक और ऋतु आ जाती है छोटी सी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की ऋतुओं से। पहली जो मध्य प्रदेश की ऋतु है वो है ग्रीष्म ऋतु। देखिए, मध्य प्रदेश जो है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बिल्कुल बीच में से होकर जाती है। तो 21 दिसंबर का जो दिन 21 जून का जो दिन होता है वो कर्क रेखा, उस रोज सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर बिल्कुल लंबवत चमकता है। इसलिए इससे पता चलता है कि मध्य प्रदेश पे उस समय गर्मी का मौसम रहता है। तो मध्य प्रदेश में जो गर्मी का मौसम होता है वो मार्च से लेकर मध्य जून या जून पूरा कह लें तो मार्च से लेकर जून तक गर्मी होती है। मार्च से जून का जो समय होता है मध्य प्रदेश में गर्मी का समय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये समय जो होता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मार्च के बाद धीरे धीरे यहाँ पर तापमान बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ने लगता है तो मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र है, खासकर ये वाला क्षेत्र, ये यहाँ पर तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और मध्य प्रदेश का जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर लगभग 82 साढ़े 82 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान हो जाता है, जबकि जो नीचे का जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ पर तापमान थोड़ा सा कम होता है। मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे गर्म अगर महीने की बात करें, ग्रीष्म ऋतु का सबसे गर्म महीना जो होता है वो मई का महीना होता है। मई के महीने में सर्वाधिक गर्मी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। इसके अलावा देखें तो जो मार्च होता है, मार्च के महीने में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। मार्च में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। देखिए दैनिक तापांतर क्या होता है, एक ही दिन के अंदर एक बार पारा बहुत ऊपर चला जाए और उसी दिन में 24 घंटे के अंदर पारा बहुत नीचे आ जाए, तापमान बहुत नीचे आ जाए। तो ये जो दोनों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, ये दैनिक तापांतर कहलाता है। तो मार्च का जो महीना होता है मध्य प्रदेश के अंदर वो ऐसा महीना होता है जब सर्वाधिक हमारे यहाँ दैनिक तापांतर पाया जाता है।
इसके अलावा जो मई जून के आसपास जो समय होता है, इसमें यहाँ पर एक स्थानीय पवन चलने लगती है, स्थानीय हवा चलने लगती है, धूल भरी हवा चलती है, जिसे कि लू कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। और ये स्थानीय पवनों का एक प्रकार है लू, जो कि एक बहुत उष्ण होती है, बहुत गर्म होती है, और इससे लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये चलती है। इसके अलावा एक और द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी मध्य प्रदेश के अंदर आती है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश के अंदर आती है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु जो मध्य प्रदेश के अंदर आती है वो सितंबर मध्य से आती है। सितंबर मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच में द्वितीय ग्रीष्म ऋतु मध्य प्रदेश के अंदर आती है। इस समय ऐसा होता है कि तापमान काफी ऊंचा होता है, लेकिन उमस पड़ रही होती है, तो इसलिए इसे मध्य प्रदेश की दूसरी ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है। चलिए अब दूसरी ऋतु की बात करते हैं, जो है वर्षा ऋतु। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्षा ऋतु। देखिए, वर्षा ऋतु की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो वर्षा ऋतु का समय है वो मध्य जून से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का है। मध्य जून से बात करें, मध्य जून से सितंबर अक्टूबर, बल्कि अक्टूबर ही देखा जाए, क्योंकि अक्टूबर में मानसून लौटता है हमारे यहाँ से। तो ये अक्टूबर के आसपास तक हमारे यहाँ वर्षा ऋतु होती है। देखिए, होता क्या है, जून के महीने के अंदर जो पश्चिमी भारत होता है, पश्चिमी भारत के अंदर एक न्यून वायुदाब का केंद्र बनने लगता है। और ये न्यून वायुदाब का केंद्र क्या करता है, ये हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब हवाएं इसकी ओर आकर्षित होती है तो समुद्र की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो अपने साथ पानी लेके आती हैं, और वो मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत के अंदर वर्षा करती हैं। और यही जो हवाएं आती हैं, क्योंकि ये दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से आती हैं, इसलिए इनको दक्षिण पश्चिमी मानसून का नाम दिया जाता है। और इसी के कारण भारतीय जलवायु जो है मानसूनी जलवायु कहलाती है। जो मानसूनी हवाएं होती हैं भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है वो दो जगह से आती है। एक है अरब सागर की शाखा से, अरब सागर से, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी से। जो अरब सागर की शाखा है वो केरल में और जो पश्चिमी घाट है वहीं पर बस जाती है और अपना अधिकतर पानी वहीं खत्म कर देती है, इसलिए इसका बाकी क्षेत्रों में कम पानी होता है। जबकि बंगाल की खाड़ी है ये भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो इसी से होती है। चलिए, जो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है या मध्य प्रदेश है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जहाँ पर, या जिसे कहा जाए कि 4 हिस्से किए गए हैं जहाँ वर्षा का वितरण अलग अलग टाइप का होता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा जगह है जहाँ पर वर्षा का वितरण सर्वाधिक असमान है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बहुत कम वर्षा होती है, कई ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, इसलिए इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया। चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र। तो सबसे कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होता है वो 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा का जो क्षेत्र होता है वो कम वर्षा के क्षेत्र कहलाते हैं। तो कम वर्षा का जो क्षेत्र है लगभग ये पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये हिस्सा है, ये वाला, ये कम वर्षा के क्षेत्र में आता है। जो बिलो 75 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा होती है वो ये वाला क्षेत्र बनता है। दूसरा जो क्षेत्र है औसत से कम वर्षा, यानी औसत वर्षा जो होती है उससे थोड़ा सा कम वर्षा का, लगभग 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर, औसत से कम 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर, 75 से ज़्यादा लेकिन 100 से कम। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश के अंदर, और यही सबसे ज़्यादा जहाँ पर औसत से कम वर्षा होती है ये वाले क्षेत्र है, इसमें औसत से कम वर्षा होती है। 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में ये वर्षा यहाँ पर होती है। तीसरा जो क्षेत्र है ये जो रेस्ट ऑफ द क्षेत्र, यानी जो बाकी बचा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर औसत जो है लगभग उसी के बराबर या उससे अधिक वर्षा होती है, या 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसके अलावा जो पांचवा यहाँ पर क्षेत्र है वो है औसत से अधिक, औसत से अधिक या औसत प्लस। तो ये जो औसत से प्लस या औसत से अधिक क्षेत्र पड़ता है ये पड़ता है यहाँ पर होशंगाबाद के अंदर। होशंगाबाद के अंदर भी खासकर पचमढ़ी जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पड़ता है। उसके अलावा छिंदवाड़ा और बालाघाट मंडला, छिंदवाड़ा जो है ये बालाघाट है, मंडला है, और छिंदवाड़ा का कुछ हिस्सा, यहाँ पर इन 3 जगहों पर भी कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि जो पहाड़ी वाला क्षेत्र है जहाँ पर कि 140 से लेकर 165 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर 140 से लेकर 165 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, इसलिए औसत से अधिक वर्षा या अधिक वर्षा वाला क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो ये प्रमुख क्षेत्र वर्षा का यहाँ पर वितरण मध्य प्रदेश के अंदर पाया जाता है।
चलिए इसके बाद मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जब लौटता हुआ मानसून होता है सितंबर अक्टूबर के बाद जो मानसून लौटता है तो यहाँ पर द्वितीय ग्रीष्म ऋतु भी आती है। इसके अलावा कुछ पश्चिमी विक्षोभों से कुछ बारिश होती है, उसे मावठ कहा जाता है। और मावठ जो होती है खासकर फ़ायदा करती है उस समय की रबी की फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं तीसरी ऋतु जो कि है शीत ऋतु। शीत यानी कि सर्दी। शीत ऋतु जो मध्य प्रदेश के अंदर मानी जाती है उसका जो समय है वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक माना जाता है, अक्टूबर से मार्च तक। लेकिन जो मेन शीत ऋतु है वो अक्टूबर से स्टार्ट ना होकर लगभग दिसंबर के आसपास से प्रारंभ होती है, दिसंबर से लेकर मार्च तक। और सबसे अधिक जो सर्दी जिस महीने में पड़ती है वो जनवरी का महीना होता है। ये जनवरी का महीना होता है जब सर्वाधिक सर्दी पड़ती है और इसी समय पाला भी पड़ता है। फसलों के ऊपर पाला यानी कि ऐसी जो तापमान होता है वो इतना गिर जाता है कि बर्फ जमने लगती है जिससे कि पाला पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट समय होता है। चलिए देखें क्या होता है 23 सितंबर के बाद जो मध्य प्रदेश सूर्य जो होता है वो दक्षिणायन हो जाता है। दक्षिणायन मतलब जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर तिरछी पड़ने लगती हैं, जबकि मकर रेखा की ओर वो सीधी पड़ने लगती हैं। इसलिए सूर्य जो हमारा प्रदेश है या हमारा क्षेत्र है इस पर सर्दी की ऋतु आ जाती है। यहाँ पर तापमान धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है। जो रात्रि का तापमान होता है वो ऊंची पठारी और पर्वतीय भागों में क्या होता है इस पाला जनवरी के महीने में यहाँ पर रात्रि के समय पे खासकर गिरता है जब आकाश साफ रहता है एकदम उस समय। दिसंबर जनवरी के महीने में भी कुछ पश्चिमी विक्षोभों से क्या होता है यहाँ पर बारिश हो जाती है जिसको कि कहा जाता है मावठा या मावट कहा जाता है, जो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। ये जो मावठ होता है या मावठा होता है इसको ये किसानों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए इसे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए अगर अब देखेंगे आप शीत ऋतु की और थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और रबी की फसलों के लिए ये महीना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये हुआ हमारी ऋतु की बात। अब कुछ सामान्य सी बातें हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहली जो सामान्य सी बात ये है कि मध्य प्रदेश में जो मई का महीना है वो सर्वाधिक गर्म है, जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा ऋतुओं के विभिन्न नाम, जो स्थानीय नाम है ऋतुओं के, वो हमारे यहाँ क्या है उसको हम देखेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ जो गर्मी की ऋतु होती है या ग्रीष्म जो होती है उसको स्थानीय रूप से यूनाला बोलते हैं, उनाला या यूनाला। गांव में विशेषकर ये बोला जाता है, ग्रीष्म ऋतु को बोला जाता है यूनाला या उनाला। ये परीक्षा में प्रश्न बना है इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। वर्षा जो ऋतु होती है उसके बाद जो वर्षा आती है उसको बोलते हैं चौमासा। उस ऋतु को बोलते हैं चौमासा। चौमासा मतलब जब 4 महीने बारिश होती है इसको चौमासा बोलते हैं। और तीसरा जो होता है शीत ऋतु, उसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है सियाला, सियाला या सियालू। तो ये तीनों के तीनों नाम है जो स्थानीय भाषा में हमारे यहाँ बोले जाते हैं। सबसे कम वर्षा की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे कम वर्षा जो होती है गोहद है भिंड जिले के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे तो भिंड जिले में है गोहद, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे कम। सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश की बात करें तो विदिशा जिले के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे विदिशा जिले के अंदर गंजबासुदा स्थान है, गंजबासुदा में सर्वाधिक तापमान मध्य प्रदेश का पाया जाता है। और लू के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऋतु संबंधी जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करने वाली हमारे यहाँ एक वेधशाला है और ये वेधशाला जो है इंदौर के अंदर है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये वेधशाला जो इससे संबंधित आंकड़े इकट्ठा करती है और सर्वाधिक जो वर्षा हमारे यहाँ होती है और पूरे भारत में भी खास और मध्य प्रदेश में भी वो होती है बंगाल की खाड़ी से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आज की जो हमारी बात है हम यहीं समाप्त करेंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यही आपका हमारे लिए कंट्रीब्यूशन होगा और आपके दोस्तों को इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। वो निश्चित रूप से आपको थैंक्स कहेंगे इतने अच्छे वीडियोस उनको पहुंचाने के लिए। आज की बात यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।